Hello and very warm welcome to all the students and learners. And today we are going to start a very inspirational and very thought-provoking lesson, A Visit to Cambridge. ये जो चैप्टर है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ये एक्चुअल में जो इसके राइटर हैं उन राइटर की मुलाकात 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की जो मुलाकात थी उस पर बेस्ड है। राइटर कैम्ब्रिज जाता है यानी कि इंग्लैंड जाता है और वहाँ साइंटिस्ट से मिलता है और उनसे मिलने के बाद में उनके जो विचार हैं, जो उनका सोचना है, जो उनकी थिंकिंग है, उसको वो जानता है। ये तो सभी आप लोगों को पता होगा कि स्टीफन हॉकिंग वाज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, एक चीज़ और भी थी जो उनके साथ में जुड़ी हुई थी। ही वॉज अ डिसेबल्ड पर्सन। उनकी बॉडी कम्प्लीटली पैरालाइज थी और वो ऑल टाइम व्हील चेयर पर रहते थे, जो कि स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया गया था। और वो वहीं से सारी चीज़ें, अपनी जो रिसर्च थी, अपने जो लेक्चर्स थे, जो भी चीज़ें वो करते थे, उसी व्हील चेयर से वो उसको ऑपरेट करते थे। यानी कि उनके जो दिमाग था, उनका दिमाग पूरा काम करता था। तो मशीन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि वो अपनी जो उंगली थी उसको चेयर के पैनल पर टैप कर देते और मशीन उनके इशारों को डिकोड करके ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देती थी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. राइटर कहता है कि मैं कैम्ब्रिज को ही इंग्लैंड मानता था और ये मेरे लिए बड़ा अजीब था जब मैंने उसको छोड़ा। तो कुल मिलाकर के ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी स्टीफन हॉकिंग के साथ में। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. Poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. अब स्टीफन हॉकिंग का जो जिक्र है वो आता है एक गाइड के साथ जब वो घूम रहा था शहर में। यानी कि जो राइटर है वो गाइड के साथ में शहर के अंदर घूम रहा था। तो घूमते घूमते स्टीफन हॉकिंग का जिक्र आ जाता है, तो वो उसके बारे में कहता है, यानी कि जो गाइड है स्टीफन हॉकिंग के बारे में कहता है कि बेचारा पूरी तरीके से डिसेबल्ड हो गया है। आइजैक न्यूटन का पूरी तरीके से वो एक वर्दी सक्सेसर है जिसकी चेयर यूनिवर्सिटी में वो संभाले हुए है। देखिए यहाँ जो चेयर वर्ड का मतलब है उसका मतलब है पोजीशन से। ये जो हुज चेयर जो वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब है पोजीशन। इसका मतलब ये है कि जो रॉयल सोसाइटी है जिसको 1660 के अंदर फाउंडेड किया गया था, यानी कि रॉयल सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं, दे आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर्स। तो जिनका साइंस के अंदर बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंट्रीब्यूशन होता है, उन लोगों को उसकी मेंबरशिप दी जाती है। सो आइजैक न्यूटन वॉज द जीनियस ऑफ हिज टाइम। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो रॉयल सोसाइटी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो आइजैक न्यूटन थे। तो आइजैक न्यूटन के बाद में ऐसा माना जाता था कि स्टीफन हॉकिंग वॉज द जीनियस आफ्टर आइजैक न्यूटन। यानी कि या तो 17th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन जैसा जीनियस व्यक्ति हुआ था, या फिर उसके बाद जो स्टीफन हॉकिंग है ऐसा जीनियस 20th सेंचुरी में पैदा हुआ। तो वो जो प्रेसिडेंट की जो चेयर थी वो उनको संभाले हुए थे। And I started because I had quite forgotten about this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist. तो वो कहता है कि मैंने शुरू किया बिकॉज मैं पूरी तरीके से भूल गया था कि ये जो बहुत ब्रिलियंट और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब होता है
कि यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है कि एस्ट्रोफिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो मतलब फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जो स्टार्स और प्लैनेट्स की स्टडी करती है, और जो इस ब्रांच से जुड़े हुए होते हैं उनको एस्ट्रो और फिजिसिस्ट कहा जाता है। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक है, ये इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है जो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी, जिसमें कि इन्होंने टाइम के बारे में बताया है कि कैसे दुनिया की उत्पत्ति हुई और जो चीज़ें हैं वो कैसे सामने आई। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलिंग एवर लिव्ड हेयर, यानी कि उनकी जो किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये अब तक की सबसे बिगेस्ट बेस्ट सेलिंग किताब रही है आज तक की, यानी कि साइंस फील्ड के अंदर। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line, and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. अब देखिए, राइटर जो है खुद भी एक पैरालाइज पर्सन था, तो वो इंडिया से यहाँ आया हुआ था। तो कहता है कि जब हमारा वॉकिंग टूर ख़त्म हो गया तो मैं फ़ोन बूथ की तरफ भागा, और उसका जो तार था वो लगभग मैंने तोड़ ही दिया था। यानी कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था स्टीफन हॉकिंग से बात करने के लिए कि फ़ोन बूथ का जो तार था लगभग मैंने तोड़ ही दिया होता। मैंने उनके घर पर फ़ोन किया, उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया, मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ, और वो कहता है कि ब्रिटेन में जो चीज़ें हैं, यानी कि मेरे जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखने के लिए मैं इंडिया से ब्रिटेन आया हूँ, और मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, केवल 10 मिनट मेरे लिए बहुत होंगे। तो मुझे जवाब दिया गया हाफ एन आवर, आधा घंटा आप ले लीजिए, और टाइमिंग उसको दी गई 3:30 to 4। And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. राइटर कहता है कि अचानक से मुझे कमज़ोरी महसूस हुई, क्योंकि जैसे आप डिसेबल्ड, अगर आप मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई डिसेबिलिटी है और आप उस डिसेबिलिटी के साथ साथ में लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो राइटर कहता है कि जब लोग बार बार आपसे आपकी डिसेबिलिटी को देख करके आपको बी ब्रेव ऐसी बातें कहते हैं, तो आप उनसे फेड अप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप लेज़ी हो चुके हैं और आप कोई काम नहीं करना चाहते। केवल एक चीज़ ऐसी है जो आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है कि जब आप अपने जैसे किसी व्यक्ति को अचीवमेंट करते हुए देखते हैं, अचीवमेंट भी क्या, बहुत बड़ी अचीवमेंट करते हुए देखते हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। तब आपको पता चलता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपके अंदर कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा। डिसएम्बॉडीड का मतलब होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया, जो वर्ड है डिसएम्बॉडीड, इसका मतलब होता है कि मतलब फिज़िकली ना होना, हैविंग विदाउट हैविंग एनी बॉडी, एनी फिज़िकल बॉडी। जैसा कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया था कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो थे वो एक स्पेशल चेयर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ही वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, तो उनका वोकल कॉर्ड काम नहीं करता था, वो बोल नहीं पाते थे, केवल वो चेयर पर एक लाश की तरह बैठे रहते थे। लेकिन उनका जो दिमाग था, उनका जो माइंड था, हिज माइंड वॉज वेरी एक्टिव।
तो मशीन को कुछ स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया गया था जिस पर वो टैपिंग करते थे और फिर वो उसको डिकोड करती थी। तो कहता है कि जो कंप्यूटर वॉइस है वो कंप्यूटर वॉइस डिसएम्बॉडीड थी, यानी कि कोई उसकी कोई फिज़िकल वो नहीं थी, केवल मशीनी आवाज़ में वो एक तरह से बात करते थे। अगली आफ्टरनून जब मैं उनसे मिला तो ये बात उन्होंने मुझसे कही कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as compasses. ये जो पैराग्राफ है इसको राइटर ने काफ़ी ऑर्नेट तरीके से बताया है। वो कहते हैं कि श्योरली मैं ये चीज़ कहना चाहता था कि क्रिएटिवली तरीके से जीना और एक रियलिटी के साथ में जहाँ आपकी बॉडी डिसइंटीग्रेटिंग है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो एक तरह से क्या है कि आपकी सोच और आपके विचार जो हैं उससे रिलेट नहीं करती, क्योंकि शरीर आपका साथ नहीं दे रहा। यू आर क्वाइट डिसेबल्ड, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी हैं, बट ड्यू टू फिज़िकल डिसेबिलिटी यू आर नॉट एबल टू डू दोज थिंग्स। तो कहता है कि क्या वो एक चॉइस थी, लेकिन मैं खामोश रहा, क्योंकि राइटर कहता है कि बार बार उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके हाथ में जो लिटिल स्विच था वो उसको टैप करते थे और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी लॉन्ग पेल फिंगर से सूटेबल वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करते थे। हर बार ऐसा हुआ कि उनकी आंखें फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉशन का मतलब होता है थकावट, यानी कि उनकी जो आंखें थी वो थकावट में, एग्जॉशन में एकदम बंद हो जाती थी, और उनके सामने बैठे हुए मैं उनका जो एंग्विश था, उनका जो संताप था, एंग्विश का मतलब होता है मेंटल पेन, तो उनका जो संताप था, जो मेंटल पेन था, मैं उसका महसूस कर सकता था। और उनका जो माइंड था दैट वॉज ब्यूएंट विद थॉट्स। ब्यूएंट का मतलब यहाँ आपको दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। ब्यूएंट का मतलब होता है इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेट, यानी कि उनका जो दिमाग था, मतलब सारी डिसेबिलिटी के बावजूद भी उनका जो दिमाग था दैट वॉज वेरी एक्टिव, दैट वॉज वेरी फ्रूटफुल, एंड इट वॉज कॉन्स्टेंटली इन थिंकिंग समथिंग और द अदर that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। और जो sentences थे वो इतने ज़्यादा still थे, इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि आप बेरुखे थे, कैसा लगता है जैसे कि आप किसी कॉर्प्स, यानी कि आप किसी डेड बॉडी के साथ में बात कर रहे हैं। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said। मैंने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं दे आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। क्रॉनिकली का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से, यानी कि जब से उनको डिसेबिलिटी मिली है तभी से ही वो लोग अनहैप्पी रहते हैं। आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफ्टन लाफिंग इनसाइड। मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है, लेकिन क्या आप कभी अंदरूनी तौर पर ये जब चीज़ें सुनते हैं तो क्या आपको हंसी आती है? सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, अ विजिट टू कैम्ब्रिज। नॉट स्टोरी, actually it is an interview, sort of interview. So this was the first part of this interview. And what was the answer of the great scientist
आई विल बी टेलिंग यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।